नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एग्जाम डेट आ गया है। लास्ट समय में आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। नया चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि जितना आपने 6 महीना साल भर में पढ़ा है, एग्जामिनर उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, बाहर से कुछ भी नहीं पूछेगा। और एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अब आपको ज़्यादा फोकस करना है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस हो कि इसमें हम 100% स्कोर करते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा। और जिसमें लगता है कि हम कितना भी पढ़ लें 100% स्कोर नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा आप कम समय दे सकते हैं। आज का जो मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट आप शुरू से अंत तक हर क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ये सोच के आप आंसर बताइएगा कि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन मिले तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, एग्जाम में बस आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें कम कैलकुलेशन करना है, कम समय लगाना है और सही आंसर तक पहुंचना है। आपको एग्जामिनर मेथड का नंबर नहीं देता है, एग्जामिनर आपको सही टिक लगाने पे नंबर देगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आज के मॉक टेस्ट में कितना नंबर आया है। तो मॉक टेस्ट नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिया गया पहले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 विल बी ट्रू इफ। हमें थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखें तो ये देखेंगे, अगर साइन थीटा के जगह पे x होता तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। मतलब आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही बात, एग्जामिनर आपको मेथड का नंबर नहीं देता है, नंबर आपको सही टिक लगाने पे देगा। तो कैसे करें? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ये सोचें कि हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या रखें जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई मतलब कि LHS बराबर RHS हो जाए। RHS में 0 है, हम साइन थीटा बराबर क्या पुट करें। थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो आप बोलेंगे अगर हम साइन थीटा इक्वल टू 1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2, 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। क्या हो गया, साइन थीटा के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 0। मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। कब हो रहा है? जब हम साइन थीटा इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, किस एंगल पे साइन का वैल्यू 1 होगा? तो आप बोलेंगे थीटा का वैल्यू जब हमारा 90 डिग्री होगा तभी हमारा साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिया गया व्हाट इज इतना। देखिए, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन और नीचे में बेस में 2 है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बाइनरी सिस्टम से पूछा गया है। मतलब ये बाइनरी में है, प्लस ये भी बाइनरी में है, माइनस ये बाइनरी में है। दोनों को प्लस करना है, उसमें से इसको घटाना है। आपको बाइनरी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, बस आपको इतना आता है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करें और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करें। फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इस बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो डेसिमल में आएगा, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे बहुत लंबा मेथड होगा। बिल्कुल भी नहीं है। बाइनरी सिस्टम का हम बहुत आसान तरीके से आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको जरूर देखना। देखो, आपको क्या करना है, जब बाइनरी टू डेसिमल आपको कन्वर्ट करना हो तो राइट साइड से आना, राइट मोस्ट डिजिट जो होगा, जैसे यहाँ पर राइट मोस्ट डिजिट 0 है, उसको आप नेमिंग देना। 2 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि बेस 2 है इसलिए 2 का पावर 0। तो यहाँ पे हम राइट मोस्ट डिजिट पे क्या देंगे, 1 देंगे। 1 का डबल क्या होता है, 2, तो नेक्स्ट डिजिट को क्या बोलेंगे, 2। उसका नेक्स्ट 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16 हो गया। अब हमें क्या करना रहता है, 1 गुने 0 0 हो जाएगा, 2 गुने 0 0 और 16 गुने 1 16 हो गया। हम सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे और उसको जोड़ देंगे।
आप देख रहे हैं 1 गुने 0 करेंगे तो 0 ही होगा, तो इस वैल्यू को नहीं लेंगे। 2 गुने 0 को नहीं लेंगे, 4 गुने 0 नहीं लेंगे, 8 गुने 0 नहीं लेंगे। 16 गुने 1 16 होगा, मतलब कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 16 होगा। प्लस ये भी बाइनरी में है, राइट साइड से आना है, राइट मोस्ट डिजिट को 1 देना है, उसके बाद आपको 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। हर एक जगह पे 1 1 है, हम सबको जोड़ लेंगे। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, मतलब इसका डेसिमल क्या होगा, 15 होगा। माइनस इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो राइट साइड से आएंगे, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। जहां जहां 0 है उसे लेना नहीं है, मतलब हमें 8 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है। 16 प्लस 1 क्या हो गया, 17, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। इस सब का हम लोग डेसिमल कन्वर्जन लिख दिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 16 और 15 31, 31 में से 17 जाएगा तो क्या होगा, 14। इस सब को सॉल्व किए तो क्या आ गया, 14 आ गया। अब ये क्या आ गया डेसिमल में, हमें तो दिया गया है किस में, बाइनरी में। इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो भी ऑप्शन होगा उसे हम टिक लगा लेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप बोलोगे ये जो है इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। अभी आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया, 1 3 टाइम 0 1, क्या होगा, आप बोलोगे इसका वैल्यू 17 होगा। अब ये हम निकाले हैं, 4 टाइम 1 बाइनरी में है, इसका डेसिमल क्या होगा, 15। इसका डेसिमल क्या होगा, 16। इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या होगा, 16 होगा। हमें तो चाहिए 14, ये 17 है तो ये भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, बिना सोचे इसको टिक लगा लेंगे। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। राइट साइड से आएंगे, नेम देंगे इसको 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। 0 गुने 1 0, ये लेंगे नहीं, 8 4 12 2 14 आ गया, 14 बोलेंगे हाँ सर। आप एक चीज तो आ गया कि बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। कहीं अगर डेसिमल में दिया गया हो और उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो लगे हाथ यहाँ पे सीख लेते हैं। जैसे हमें 14 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जो भी नंबर हो उसे आपको लेना है और उसको आप 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। 14 का जब 2 से भाग देंगे कितनी बार में, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, इसके सामने लिखना है। फिर हमें 2 से भाग देना है, 3 दूनी 6, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर हमें क्या करना है, 2 से ही भाग देना है, 2 से ही भाग देते रहना है। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे ही आपको जब 2 से भाग दें 1 बार में जाएगा तो रिमाइंडर जो होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इस ऑर्डर में आपको लिखना है। 1 1 1 और 0 क्या होगा, 1 1 1 और 0। ये क्या हुआ, बाइनरी में हो गया। ये बाइनरी किसका है, 14 का। 14 डेसिमल में था और इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या है, 1110। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो इस पे अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ गया आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिया गया है एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है और हमें पूछ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आप ये तीनों वर्टेक्स को लेके अगर आप एरिया निकालने गए तो बहुत लंबा फार्मूला होता है। हाफ इंटू x1 इंटू वाई को घटाएंगे, फिर x2 इंटू वाई को घटाएंगे, फिर x3 इंटू ऐसे करके घटाएंगे कि y2 माइनस y1, इस टाइप से हम सब करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर हम क्या करें, ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया है इसमें हम किसी एक कोऑर्डिनेट को शिफ्टिंग के थ्रू ओरिजिन पे ले आते हैं। क्या कहना चाहते हो सर, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेट जैसे इसको ले लें, इसमें हम क्या जोड़े या क्या घटाएं जिससे कि ये 0 0 हो जाए। ये कोऑर्डिनेट क्या 2,7 है, इसको हम चाहते हैं कि ओरिजिन पे ले आए। ए वर्टेक्स को हम ओरिजिन पे लाना चाहते हैं। आप बोलेंगे इसमें सर -2 जोड़ दो और इसमें -7 जोड़ दो। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जब वर्टेक्स ए में जो कोऑर्डिनेट 2,7 था उसमें अगर हम -2 और -7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 में अगर -2 जोड़ेंगे तो 0 और
7 में अगर -7 जोड़ेंगे तो 0। हम इसमें शिफ्टिंग लगा रहे हैं तो जितना हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं वही चीज इसमें भी जोड़ेंगे, मतलब कि -2, 7 -7 और -2, -7 सब में वही शिफ्टिंग करेंगे। बोलेंगे हाँ सर। तो बी क्या हो जाएगा, 3 में अगर -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस का 1। और -1 में अगर -7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -8। घटा नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं। सी वर्टेक्स क्या होगा, -5 और -2 क्या होगा, -7 और 6 -7 क्या होगा, -1। जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा वही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। जो एरिया हम इस ट्रायंगल का निकाल के टिक लगाएंगे वही एरिया इस ट्रायंगल का होगा जब हम शिफ्टिंग प्रोसेस से कर रहे हैं, मतलब एक वर्टेक्स को हम ओरिजिन पे ले आए। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर हाफ इनटू बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुना करेंगे। 1 × 1 1 होगा, माइनस है तो ये क्या होगा, -1 और अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुना करेंगे। माइनस गुने माइनस प्लस, 8 7 56, घटा देंगे माइनस का 56। ध्यान रखना इसे मॉड में लिखना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 और -56 क्या होगा, माइनस का 57। मॉड के बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हाफ इंटू 57। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 28.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर में सीधा वर्टेक्स दिया गया तो स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर होता। कौन सा ऑप्शन होगा, 28.5 स्क्वायर यूनिट हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप इसी तरह से करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, द HCF ऑफ 2 to the power 20 - 1 and 2 to the power 18 - 1 इज क्या होगा। देखो ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न आपको माइंड में रखना पड़ेगा। यहां पे देखो क्या है, बेस यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, पावर कुछ भी हो सकता है। -1 यहां पे है और -1 यहां पे है। तब हम कैसे HCF निकालेंगे, HCF बराबर होगा, इस दोनों का HCF होगा, बेस क्या है 2 टू दी पावर, हमें HCF लेंगे 2 to the power HCF लेंगे, किसका 2 के पावर 20 और यहां पे क्या है 18 माइनस ये 1 लिख देंगे। 20 और 18 का HCF क्या होगा, बोलेंगे 2। मतलब ऐसा मैक्सिमम नंबर जिससे 20 भी कटे और 18 भी कटे तो 2 होगा। ये क्या हो जाएगा 2 to the power 2। 20 और 18 का HCF 2 होगा तो 2 to the power 2 - 1। इसे सॉल्व करेंगे, 4 में से 1 गया 3, मतलब इस दोनों का HCF क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही 3 होगा। आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा आंसर। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और हर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और लास्ट में कमेंट में बताना है कि आज के मॉक टेस्ट में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दिया गया है, द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 10√2 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या होगा बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। दिया गया है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल का लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया बताना है जिसका कर्ण कितना दिया गया, 10√2 सेंटीमीटर लंबा दिया गया। कैसे निकालेंगे बोलो। ये जो दिया गया है ये थोड़ा सा मुश्किल का, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल बताना है, लेकिन हमें तो कर्ण दे दिया गया, कर्ण से क्या एरिया निकलेगा। आइए एक बार बनाते हैं, क्या अपन ट्रायंगल बनाते हैं, वो भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए जिसमें आपको ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं जिसका वैल्यू 10√2 दिया है। इसको परपेंडिकुलर और इसको हम बेस बोलेंगे। वैल्यू नहीं दिया इसलिए हम x और y मान लिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं।
हमसे एरिया पूछ रहा है, तो क्या होगा? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस y है, हाइट क्या है? x है, मतलब हाफ इंटू x इंटू वाई। मामला यहां पे ये फंस रहा है कि ना हमें x का वैल्यू पता है और ना हमें y का वैल्यू पता है। हमसे एरिया पूछ लिया, कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर हमें एक रिलेशन पता है, पाइथागोरस प्रमेय से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 इंटू √2 का स्क्वायर 2, यही होगा। इससे क्या फायदा होगा? एक इक्वेशन दो वेरिएबल, हमें तो x इंटू वाई चाहिए, इसके लिए हमें x और y का वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? दो मेथड बताते हैं। पहला मेथड आपके कॉन्सेप्ट से, तो उस कॉन्सेप्ट का अगर आप अप्लाई करेंगे, बचपन से वो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। ये बताओ, अगर हमें एरिया को मैक्सिमम निकालना है, एरिया मैक्सिमम निकालना है, आप तो क्या है? कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल x और वेरिएबल y है। x को हमें मैक्सिमम रखना पड़ेगा और y को भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा। x को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, y को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा? एरिया मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब x और y दोनों को हमें मैक्सिमम रखना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलेंगे हाँ सर। हम आपसे सिंपली बोलते हैं कि दो वेरिएबल है और इसका प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम आना चाहिए। कब आएगा? आप बोलोगे ये तभी आ सकता है जब दोनों वेरिएबल इक्वल होगा। और कंडीशन दूसरा क्या है कि दोनों वेरिएबल के स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए? 200 आना चाहिए। तो हम x बराबर अगर y रख रहे हैं तो क्या होगा? यहां पे x स्क्वायर प्लस y के जगह x रखेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर बराबर 2 इंटू 100। यहां से x स्क्वायर क्या होगा? 100। x का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 10 होगा। बोलेंगे हाँ सर। हम -10 इसलिए नहीं ले सकते हैं कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता है। मतलब x का वैल्यू क्या होगा? 10। अगर x का वैल्यू 10 हुआ, इसका मतलब y का वैल्यू भी क्या होगा? 10 ही होगा। अब हम x और y का वैल्यू अगर यहां रख लें तो एरिया बराबर क्या होगा? हाफ इंटू 10 इंटू 10, क्या आया? 50। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ये तो मेथड हो गया लॉजिकली। अगर आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे, अगर आपको दे दे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें पूछे कि किसका एरिया मैक्सिमम होगा, अगर साइड आपको दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखें समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया मैक्सिमम होगा। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके दो भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। हमें इसका एरिया मैक्सिमम चाहिए, इसके लिए हमें ये तो हाइपोटेनस दिया गया है, एरिया इसी दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब इस समकोण त्रिभुज का एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ये समकोण त्रिभुज कैसा हो? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब कि x बराबर y हो। जिससे आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ये बात बहुत स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, इसलिए ये लॉजिकली आपको बताएं। ये पता होगा तो आप एक लाइन में रख के आंसर ले आएंगे। क्या आएगा? 50 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी जल्दी। दिया गया है an article is sold at a certain fixed price. By selling it at 2/3 of that price on losses of 10%, the gain percentage on selling it at the original price is। बताइए क्या होगा आंसर? बोलो। दिया गया कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची गई। हमें यह नहीं पता कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है और कितने पे बेचा गया, ये भी नहीं पता है। लेकिन हमें अगले लाइन में ये बोला कि अगर उस वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 2/3 भाग पर बेचते हैं तो 10% का लॉस होता है। अगर हम मान लें कि
जितने पे बेच रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि मान लो कि वो सेलिंग प्राइस एसपी पे बेच रहा है और इसके 2/3 भाग पर बेचने पर उसे 10% का लॉस होता है। अगर हम कॉस्ट प्राइस 100% माने, 10% का हानि मतलब कि कितने में बेचेगा, बोलेंगे 90% में। यहां से यहां का मतलब बस इतना हुआ। आगे देखिए, इसे वास्तविक मूल्य पर बेचने पर कितनी प्रतिशत लाभ होगे। वास्तविक मूल्य मतलब कि हम कितने में बेच रहे थे, एसपी पे बेच रहे थे, सेलिंग प्राइस पे बेच रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था। तो मान लिया सेलिंग प्राइस आप एक्स मान के बना लेना। हमें सेलिंग प्राइस पे बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा ये पूछ रहा है। सिंपल है कि 2/3 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 90% इंटू 3 से गुना हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। 2 से काटेंगे 45 बार में, 45 दिया 135, 4 दिया 12 120, 5 दिया 15 135। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 135%। कॉस्ट प्राइस हम 100% माने थे, 100% से कितना ज्यादा है, 35%। इसका मतलब अगर हम उसे सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 35%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ज्यादा इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि कम समय है, बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको अप्रोच ज्यादा समझ में आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए क्या होगा आंसर। दिया गया एक दुकानदार 15.60 पैसा मतलब 15 रुपया 60 पैसा में 5 दर्जन टाफियां बेचता है और इस प्रकार उसे 3/10 हिस्सा लाभ प्राप्त होता है। बताइए यह दुकानदार एक टॉफी को कितने में बेचे जिससे कि उसे 60% का लाभ प्राप्त होगा। आपको बस 4 सेकंड दे रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 सेकंड से ज्यादा का ये क्वेश्चन है ही नहीं, मौखिक उड़ा सकते हैं। जब पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, हमें बताना है कि एक टॉफी को कितने में बेचें जिससे कि उसे 60% का लाभ होगा, जिससे कि उसे 60% का लाभ होगा। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलेंगे 20% 1/5 तो 60% 3/5। इसका मतलब अगर 5 कॉस्ट प्राइस होगा, 3 प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 होगा। मतलब एक टॉफी को हम कितने में बेचेंगे, जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। मतलब हमारा वही ऑप्शन सही होगा जो 8 से कटना चाहिए। 22 8 से नहीं कट रहा है, 62 भी नहीं कट रहा है, 26 भी नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन कट रहा है 32। टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगर जो स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझेगा, उसके मन में डाउट आएगा कि सर कहीं 2 ऑप्शन होगा तो फिर आप उसे मेथड से करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे, पहले ये सेलिंग प्राइस दिया गया है, हमें एक टॉफी को कितने में बेचें, एक टॉफी का हमें सेलिंग प्राइस बताना है जिससे कि हमें 60% का लाभ होगा। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। 5 दर्जन टॉफियों को हम 15 रुपया 60 पैसा में बेच रहे हैं। एक दर्जन में 12 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट को हम अभी कितने में बेचेंगे। आप बोलेंगे सर 15.60 रुपया हो गया। अगर हम इसमें 5 दर्जन मतलब 5, एक दर्जन में 12, इससे अगर गुना करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि हम इतना रुपया पर चॉकलेट हम बेच रहे हैं। ये क्या है, पर चॉकलेट का सेलिंग प्राइस आया, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। आगे दिया गया और इस प्रकार उसे 3/10 हिस्सा लाभ प्राप्त होता है। लाभ हो रहा है तो लाभ हम कॉस्ट प्राइस, क्योंकि दिया गया है लाभ किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। मतलब प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 3/10 कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 3/10। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, प्रॉफिट 3 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 13 होगा।
आप एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे ये हम आपको सिखा रहे हैं, अच्छे से सीखो। ये सेलिंग प्राइस है, पहले हमें एक चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, मतलब कि हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये बताओ सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस हटाना पड़ेगा। तो ये बताओ अगर सेलिंग प्राइस 13 यूनिट होता तो सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कट जाएगा। कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है। जब हम यहां तक सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। ये कॉस्ट प्राइस किसका आया, एक चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस आया है। अब हमें एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस बताना है, कब, जब हमें 60% का लाभ हो रहा हो। कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 है, सेलिंग प्राइस 8 है। कॉस्ट प्राइस ये पूरा है, हमें पहले कॉस्ट प्राइस हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए नीचे हम कॉस्ट प्राइस से भाग देंगे, मतलब 5 से भाग देंगे। और सेलिंग प्राइस बताना है तो सेलिंग प्राइस कितना, 8 यूनिट, 8 से गुना करेंगे। बस आपको इसे सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, 13 12 से काटेंगे, 156 कटेगा 0.1 टाइम में। 0.1 से 10 कट गया, क्या बचा, 8/25। ध्यान रखना यह आया रुपीज पर चॉकलेट। हमें आंसर तो पैसे में बताना है, पैसे में दिया गया। अगर रुपीज को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 पैसा पर चॉकलेट। 25 से ये गया 4 बार में, 8 चौका 32, 32 पैसा पर चॉकलेट। ऑप्शन क्या आएगा, फिर भी बी ही आएगा। तो ये एक लाइन का मेथड हुआ। आप अगर इस चीज को समझोगे तो एक लाइन में कर लोगे, नहीं तो हर एक स्टेप में लिखना पड़ेगा ज्यादा। और अगर एक स्टेप में अगर आप 4 सेकंड भी जा रहे हो, अगर 5 स्टेप लिखना पड़ेगा तो 20 सेकंड आपका बर्बाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए एवं बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दे तो यह उतनी ही दूरी को 48 मिनट में तय करेगी। स्टेशन ए एवं बी के बीच की दूरी और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखो ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है, और जब डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली का होता है, उल्टे का होता है। कैसे, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो पहले टाइम कितना लगता था, बोलेंगे 45 मिनट। जब हम स्पीड 5 किलोमीटर कम कर दिए हैं तो कितना टाइम लग रहा है, 48 मिनट। अगर हम इसका रेशियो ले लें तो क्या आएगा, 15 तिया 45, 16 तिया 48। यह आया टाइम का रेशियो, 15:16 आ गया। और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा, टाइम का उल्टा होगा, मतलब कि 16:15। हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी बताना और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की क्या चाल बताना है, क्या होगा। यहां 16 स्पीड है और बाद में 15 हो गया, कितना यूनिट कम हो रहा है, 1 यूनिट कम हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया, 5 किलोमीटर पर आवर कम हो रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर कम हो रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 5 किलोमीटर, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 से गुना करेंगे तो 16×5 80 किलोमीटर पर आवर। और क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। मतलब शुरू हमें 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे थे तो 45 मिनट में पहुंच रहे थे। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम, 80 किलोमीटर पर आवर इंटू 45। यह मिनट में है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, 0 से 0। 6 में 3 है और 2 है, अगर हम इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। 3 से 45 को काटेंगे कितनी बार में, 15 बार में, 15 चौका 60 किलोमीटर। मतलब कि 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, ये नहीं कि 5 किलोमीटर घटाने के बाद पूछ रहा है। ओरिजिनल स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी बोलो। दिया गया है बिंदु, कोऑर्डिनेट हमें दिया गया, को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कौन सा थ्योरम पे बनेगा? मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, जिसमें हम लोग इंटरनली डिवाइड का फॉर्मूला देखे थे और एक्सटर्नली डिवाइड का फॉर्मूला देखे थे। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में ये डिवाइड करेगा, ये पूछ रहा है। बहुत आसान तरीका है कि एग्जाम में कैसे इसे सॉल्व करें, फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। आप क्या करो, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करो, कर दिया। इस पे इस दोनों कोऑर्डिनेट को अप्रोक्सीमेट प्लॉट करो। -4,3 किस क्वाड्रेंट में होगा? बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे होगा? मान लो यहाँ पे -4,3 -4,3 और 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 5,2 यही होगा। इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बन रहा है, बन गया। हमसे ये पूछ रहा है कि इस लाइन को एक्स एक्सिस क्या बोला, किस अनुपात में विभाजित करे। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस इस लाइन को एक्सटर्नली विभाजित कर रहा है कि इंटरनली कर रहा है। इंटरनली मतलब कि इस लाइन के अंदर विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस लाइन के अंदर तो वाई एक्सिस कर रहा है और इस लाइन के बाहर क्या है? एक्स है, मतलब कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, इंटरनली नहीं करेगा। यहां से हमें यह पता चल गया कि ये तो हमारा इंटरनली वाला आंसर होगा ही नहीं, इंटरनली वाला आंसर तो हमारा होगा ही नहीं। मतलब इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। जब हमें एक्स एक्सिस की बात करें, इस दोनों कोऑर्डिनेट में एक्स अक्ष वाला जो दिया गया उसे आप मत लो, नहीं लिए। अब क्या बचा? इसमें 3 बचा और इसमें क्या बचा? 2 बचा। मतलब कि एक्स अक्ष को किस में? 3:2 में विभाजित कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्लॉट कर लो, प्लॉट से आपको पता चलेगा कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली कर रहा है। फिर अगर एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो एक्स वाले पॉइंट को हटा दो, वाई का रेशियो ले लो। अगर वाई एक्सिस पूछता तो वाई का पॉइंट हटा देते, एक्स एक्सिस का लेके हम रेशियो बता देते। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या बात है अंकुर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए हो, बताइए। दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, दिया गया आपको। आसान क्वेश्चन है, फार्मूला अगर आपको याद होगा, बार बार बोले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कि एग्जामिनर आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। फार्मूला याद होगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बताइए क्या होगा फार्मूला? लाइन का इक्वेशन क्या होता है? बोलेंगे यहां पे लिखें y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। आप किसी कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। पहले लिखा हुआ था हम इसे मान लिए x1 y1 और इसे x2 y2। बस अब आपको इसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। y - y1 कितना होगा? -5 इक्वल टू y2 कितना है? 7, y1 कितना है? 5 माइनस का हो जाएगा। x2 कितना है? 2, x1 कितना? -1, माइनस गुने माइनस प्लस, तो ये +1 हो जाएगा इंटू x - x1 कितना है? -1, तो ये हो जाएगा x + 1। इसे सॉल्व कर लेना है। आप यहां से स्लोप देख के भी कि स्लोप क्या होगा? 2/3 होगा। ऑप्शन में देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? y - 5 2/3 है। अगर हम 3 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? 3y - 15 इक्वल टू, यहां 2 बचेगा, 2x + 2। इस पूरे को अगर हम उस साइड ले गए तो क्या हो गया? 2x, 3y उस साइड जाएगा तो माइनस का 3y, -15 उस साइड जाएगा तो प्लस का 15, तो 15 + 2 क्या? 17 इक्वल टू 0।
मतलब क्या होगा इक्वेशन, 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आप देखो स्लोप अगर निकालोगे तो स्लोप क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। यहाँ पे स्लोप क्या है, 2/3 है, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन फर्स्ट देखते, इसका स्लोप 2/3 आ रहा है, इसका स्लोप -2/3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा स्लोप के कारण। इसका स्लोप -2/3 आ रहा है, तो दो ऑप्शन है, कहीं एक ही ऑप्शन का स्लोप 2/3 होता है तो टिक लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं। और उस कंडीशन में पहले कोशिश करना है कि स्लोप निकाल लो, कि ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लो। और स्लोप निकालने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्या होता है, m बराबर, m को हम लोग क्या, स्लोप को tan थीटा, ये क्या होता था, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। स्लोप आप ऐसे निकाल के कर सकते थे ऑप्शन को एलिमिनेट। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x प्लस 1/x बराबर 7 दिया गया, x3 प्लस 1/x3 का मान बताना है। सबसे पहले हमें पावर 1 से पावर 3 जाना है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 7 से कटना चाहिए। बोलेंगे 343 कट रहा है, 332, 7 चौका 28, यहाँ पे क्या बचेगा 3, 32 नहीं कटेगा, तो 40 भी नहीं कट रहा है। ये दोनों बच गया जो 7 से कट पा रहा है, क्योंकि 7 चौक 28, यहाँ पे क्या बचेगा 4, 42, 7 छक 42। लेकिन आपको पता है कि जब हम यहाँ से इसको निकाल रहे होते हैं तो क्या होता है, 7 माइनस समथिंग होगा, मतलब कि ये तो 7 का क्यूब है, उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यही होगा। बाकी डायरेक्ट आप जो यहां तक नहीं सोचेगा वो क्या बोलेगा x3, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं लिखें। ये क्या होता है, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। हम 7 कॉमन ले लिए तो हम क्या बोलेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 3, मतलब जो भी आंसर होगा वो 7 से कटना चाहिए। यहाँ पे देखना 7 के क्यूब में से 21 घट रहा है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 49 में से 3 गया तो क्या होगा 46, लास्ट में 2 आएगा। बड़ा नंबर होता तो हम देख लेते कि लास्ट का यूनिट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है। ये तो होगा नहीं क्योंकि 7 से कट नहीं पा रहा, तो क्या होगा 322। तो आप ऐसे कर लेना। आइए अलजेब्रा का नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, तो इसका वैल्यू बताना है। सिमेट्री का आप कॉन्सेप्ट जान रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम क्लास में भी बताए हुए हैं आपको। यहाँ देखो एक वेरिएबल का स्क्वायर किया, बाकी 2 वेरिएबल को जोड़ दिया, एक वेरिएबल का स्क्वायर किया, बाकी 2 वेरिएबल को जोड़ लिया, एक का स्क्वायर किया, बाकी 2 वेरिएबल को जोड़ लिया। यहाँ पे देखो 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1, 1/ एक वेरिएबल प्लस 1, 1/ सेकेंड वेरिएबल प्लस 1, ऐसा है। तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के आप सॉल्व कर लोगे। नहीं तो आप क्या करोगे, सिंपल वैल्यू पुट करके देख लोगे कि कौन से वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। हिट एंड ट्रायल करोगे तो अगर आप x y z की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 बराबर 2 हो जाएगा, नहीं हो रहा है। अगर हम x बराबर y बराबर z बराबर अगर 2 रख दें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 4, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब x y और z का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे करेंगे 1/2 + 1, 1/2 + 1, 1/2 + 1। तो सिंपल क्या करते हैं कि एक इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा 1/2 + 1 गुना जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये होगा, वही वैल्यू ये भी होगा, गुना 3 कर देंगे। तो 3 गुने 1/3 क्या होगा, 1 होगा। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो वैल्यू पुट करके आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये मत सोचना कि ये हम वैल्यू पुट किए हैं, ये हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं कि एक्स वाई जेड का वैल्यू हम क्या रखें जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, आइए
क्वेश्चन नंबर 13, बताइए क्या होगा आंसर। दिया गया एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश की, बाय 3 गेट 4 फ्री, बाय 5 गेट 6 फ्री, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। कैसे करेंगे बताओ। जब हम ए को देखें कि ए जो हमें दे रहा है योजना स्कीम दे रहा है, उसमें कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। कितना फ्री दिया है 4, टोटल सामान कितना लेके आ रहे हैं 7, तो 4/7। बी स्कीम में क्या है, फ्री कितना दे रहा है 6 डिवाइडेड बाय टोटल सामान कितना लेकर आ रहा है 11, ये हो गया। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ किसका परसेंटेज ज्यादा है और तब हम आंसर टिक लगाएंगे। तो ऐसा क्यों करें, जब आप फ्रैक्शन का कंपेयर सीखे थे ना कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है, तो जो फ्रैक्शन बड़ा होगा उसका परसेंटेज वैल्यू बड़ा होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे हर में 7 है, यहाँ पे हर में क्या है 11 है, दोनों के हर को दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी वाले को ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे और ए में क्या करेंगे ऊपर नीचे 11 से गुना कर देंगे। ये क्या होगा 11 चौका 44, 11 सतह 77। पेपर में 77 लिखना नहीं है, आपके माइंड में चलेगा कि हाँ वो इधर 44 इधर 42 है, नीचे तो दोनों जगह 77 होगा। अब देखो जब बेस सेम होता, जब आधार सेम हो तो जिसका अंश बड़ा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। यहाँ 42 है, ये 44 है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा लार्जेस्ट होगा, मतलब कि इसका परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा लार्जेस्ट होगा, परसेंटेज वैल्यू ज्यादा आएगा, मतलब कि ए स्कीम में हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ज्यादातर स्टूडेंट सोचेगा यहाँ पे 3 खरीदने में 4 फ्री दे रहा है, यहाँ पे 5 खरीदेंगे तो 6 फ्री देगा, इसमें ज्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है। ना जी ना, इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है 3 में 4। ठीक है, आइए बताइए क्या होगा आंसर। दिया गया इफ 6 पीपल आर सीटेड एट अ राउंड टेबल, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। राउंड टेबल पे 6 आदमी को बैठाया गया, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं। अगर हम बताए हुए कि राउंड टेबल पर अगर n आदमी को बैठाया जाएगा तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। अगर 6 आदमी को बैठा रहे हैं तो आंसर क्या होगा कितने तरीके से 6-1 फैक्टोरियल। 6-1 फैक्टोरियल क्या होगा 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही होता है। इसको करेंगे तो 120 आएगा, ये रटा होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए आंसर जल्दी जल्दी। दिया गया है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:5 एंड देयर एलसीएम इज 1600, द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज क्या होगा। बोलो बोलो क्या होगा, कैसे करेंगे सॉल्व। देखो नंबर रेशियो में दिया गया है तो नंबर क्या होगा, आप लेंगे कि नंबर ये हो जाएगा 1x, दूसरा नंबर 2x और तीसरा 5x होगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम क्या होगा 1 × 2 × 5, 1 × 2 × 5 इंटू तीनों में कॉमन क्या है x है, ये एलसीएम होगा। जबकि एलसीएम हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1600, तो x का वैल्यू क्या होगा 5 दूनी 10, 1 0 चटक जाएगा 160। x का वैल्यू हमें 160 आ गया। अब स्टूडेंट क्या करेगा पहले x का वैल्यू यहां रखेगा, फिर वो नंबर निकालेगा, फिर एचसीएफ निकालेगा। अरे मेरे लाल ऐसा क्यों करना, हम ये क्या निकालें एलसीएम निकालें। अगर यही नंबर होता, अगर हमसे ये पूछ लेता कि आप इसका हमें एचसीएफ बताओ, इस नंबर का हमें एचसीएफ बताओ, तो क्या होगा जो तीनों में कॉमन हो x, ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया।
HCF x है और x का वैल्यू कितना है 160, ये क्या होगा? HCF हमारा 160 होगा। नहीं तो आप 160 रखोगे, फिर 320 रखोगे, 16 पंचा 80 रखोगे, 8 तो हो जाएगा, फिर उसका HCF निकालोगे, टाइम लगेगा। मॉक टेस्ट इसीलिए करवाया जाता है। बताइए क्या होगा आंसर? इफ a इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, एंड द नंबर 8764a529 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, ये पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल क्या 9 से विभाजित हो रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 इंटू 3a प्लस 5। बताइए, आपके पास बस 3 सेकेंड का टाइम है, बताओ क्या होगा आंसर? बताओ। देखो आंसर जो भी होगा क्या आएगा, हम a की जगह वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। आंसर जो भी आएगा वो 17 से मल्टीप्लाई होके आया होगा, मतलब आंसर 17 से कटना चाहिए। 116 कट पा रहा है? नहीं कट पा रहा है। कट पा रहा है 17 से? नहीं कट पा रहा। 136 या 119 होगा, ये नहीं कटेगा। 289 बच्चा बच्चा जानता है 17 का स्क्वायर है, ये कट सकता है, ऐसे टिक मत लगाना। 2 होगा तो फिर सोचना पड़ेगा। 236 नहीं कट रहा है, 136 तो कट रहा है लेकिन 100 नहीं कट पाएगा। 17 से 126 नहीं कट पा रहा है, 136 कटता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ए का वैल्यू हम क्यों निकालें, इतना टाइम क्यों बर्बाद करें? आप निकाल के देखना ए का वैल्यू क्या आएगा। ये 17 का स्क्वायर आंसर होगा तो क्या होगा? 17 गुना 3, 5 जोड़ रहे हैं तो 4 तिया 12 प्लस 5। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। निकाल के देखना कि ए का वैल्यू 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 250 √3 मीटर हाइट टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। आराम से करो। एक टावर है जिसका हाइट कितना है? 250 √3। टावर के फुट से निचले हिस्से से हम 250 मीटर दूर गए और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण निकालने को बोला। उन्नयन का मतलब कि नीचे से ऊपर देखना है। ये एंगल हमसे पूछ रहा है। कोई जरूरत नहीं कि tan थीटा लेना, ये करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। त्रिकोणमिति आप बहुत अच्छे से पढ़े हो। 250 इसका रेशियो लेंगे तो ये कट गया, ये क्या आया? 1 अनुपात, ये क्या होगा? √3 होगा। आपको त्रिकोणमिति पता है कि थीटा के सामने √3 है, मतलब एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। ये 90 डिग्री है, 1 है तो इसके सामने एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। हमें उन्नयन कोण पूछ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 60 डिग्री हमारा सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। बहुत अच्छी बात है, अभी इलेक्शन होने वाला है बिहार में, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9504 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों के 80% थे। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे करें? बोलो। आप बोलोगे सर कर लेंगे, होमवर्क दे दें? बोलो। एक लाइन में करो ना, टाइम बचेगा। मान लो कुल मतों की संख्या x है, कुल मतों की x संख्या है, टोटल x वोटर्स हैं। दो उम्मीदवार का वो चुनाव हो रहा है, टोटल कितने वोट डले? 75%, मतलब टोटल वोट का 75%। तो 75% का फ्रैक्शन क्या होगा? यहीं पे कन्वर्ट करो। 25% 1/4, 75% 3/4 होगा। बोलेंगे हाँ सर।
जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिया गया है। हमने टोटल वोट का 75% वोट डाला गया, उसमें से 4% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना होगा, 96%। 96% का फ्रैक्शन क्या होगा, 4% का फ्रैक्शन 1/25, तो 96%, क्या बोल रहा हूं, 24/25। 4% का फ्रैक्शन 1/25, हमें 96% का बताना है। इसका कितना गुना, 24 गुना, तो इसका भी 24 गुना, 24/25। 96% का फ्रैक्शन 24/25, ये आप मौखिक करेंगे तो ये क्या होगा, 24/25। ये क्या था, टोटल वोट था। टोटल वोट का इतना वोट डाला और इस इतने वोट का इतना क्या हो गया, वैलिड हो गया। मतलब कि ये क्या है, टोटल वैलिड वोट है। फिर से टोटल वोट का 75% वोट डाला, 75% वोट का 96% वोट क्या है, वैलिड है। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। आगे एक उम्मीदवार को 9,504 मत प्राप्त हुए, जो वैलिड मत के 80% थे। ये टोटल वैलिड मत है, उसका 80% निकालना है। 80% क्या होगा, 20% 1/5, 80% 4/5। वैलिड वोट का 80% वोट मिला, वो किसके बराबर है, 9504 के बराबर। किसके बराबर है, 9504 के बराबर है। 4 से 4 कट गया, 25 गुने 5 125 होता है, जो इधर गुना होगा, क्योंकि 25 और 5 कट नहीं रहा है, ना 24 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 125 से कटना चाहिए। और 125 का विभाजता का नियम, लास्ट का 3 डिजिट 125 से कटना चाहिए। 375 125 से कट रहा है, 125 दिया 375। 672 नहीं कटेगा, 500 कट रहा है, 125 चौका होता है ना, 5 चौक 20, 12 चौक 48। 200 नहीं कट रहा है। तो इतना लिखने से हमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। लास्ट टाइम होता तो सोचा जाता। अब जब हम इसे काटने गए तो देखो, इसमें 3 है, 8 3 24, इसे हम लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर। 9 5 4 9, 9 से कट रहा है, मतलब कि 3 3 9, इससे काटेंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 5 0 कितनी बार में जाएगा, 9 5 45, 5 बचेगा 54, न 6 के 54, 156 आया। इसको हम 8 से काटेंगे, ये 0 होगा ना, यहाँ पे 0 होगा ना, 0 आएगा ना, 1056 आएगा। अगर हम 8 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 से एक बार में। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 25 हो गया, 8 3 24, एक बच्चा, 8 दूनी 16 हो गया, बोलेंगे हाँ सर। तो x बराबर क्या होगा, 132 गुना 25 गुना 5, 125 होगा। अब इसको गुना करने मत लगना मेरे भाई। देखो अगर यहाँ पे 100 होता तो x का वैल्यू क्या आता, 13,200 आता। 100 से तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब आंसर हमारा 13,200 से ज्यादा आएगा। ये क्या है, 13,200 से कम है, ये भी कट गया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करना, कोशिश करना, एक बार खुद से करें, बताइए आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ म्यूजिक सेट इज 8,000, its price was reduced by 12% and then increased by 25%, find its new price। एक म्यूजिकल सेट का क्या है, पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था, 8,000 है, 12% डिस्काउंट दिया गया, मतलब इसको कितने में बेच रहा है, 88% बेच। बोले फिर उसके बाद इंक्रीज कर लिया, एक आदमी को
12% डिस्काउंट भी दे दिया। फिर बोला कि यार तुम मेरे बहुत क्लोज हो, चुपके से कुछ ना कुछ ऐसा पेतरा लगा के 25% और बढ़ा दिया। 25% बढ़ाना मतलब कि 125%। तो न्यू रेट कितना हो गया? 8,000 का 88% का 125%। इसको सॉल्व मत करना, एक बार ऑप्शन पे ध्यान देना और 88 को देखना। 11 गुने 8 है, सब कुछ को छोड़ो, 11 कहीं नहीं कटेगा, 11 तो बच रहा है, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, 11 तो बच रहा है, मतलब आंसर हमारा वही सही होगा जो 11 से कटेगा। 11 का मल्टीपल चेक कर, 8300 नहीं है, 8800 ये हो सकता है, 8100 भी नहीं है, 9300 भी नहीं, यही होगा 8800 बिल्कुल सही है। लिखो और पूरा सॉल्व मत करो, बार बार बोलते हैं। एग्जामिनर आपके मेथड पे नंबर नहीं देता है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ये ऑप्शन टिक लगाने वाला पेपर है। सही ऑप्शन आप लगाए। हम यहाँ पे बिंदु क्यों डाले कि अगर 2 11 का मल्टीपल होता तो फिर हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता, एक ही 11 का मल्टीपल। आइए चलिए बताइए आंसर क्या होगा। ए, बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 केजी है तथा बी और सी का औसत वजन 42 केजी है तो बी का वजन कितना होगा, ये बताइए। क्या दिया गया? ए, बी और सी का औसत वजन, मतलब ए, बी, सी का औसत वजन कितना है? 45। नेक्स्ट लाइन में दिया गया ए और बी का औसत वजन कितना है? 40। ठीक है। और दिया गया अगले लाइन में बी और सी का औसत वजन कितना है? 42। तो हमें बी का वजन पूछ रहा है, बताओ। देखो ये एवरेज, मतलब हम ये मानते हैं कि ए बी सी का एवरेज 45 है, इसका मतलब ए का भी एवरेज 45, ए का भी वजन 45, बी का भी वजन 45, सी का भी वजन 45 रहा होगा, तभी एवरेज 45 आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में देखिए ए और बी का एवरेज 40 है, मतलब ए का एवरेज, ए का वजन 40 है, बी का वजन 40 है। जबकि दिया गया ए और बी का वजन 45 है, तो कितना कम है? 5 कम है। ए का 5 कम, बी का 5 कम, तो टोटल कितना? 10 कम है। बी का 42 है, कितना कम? 3 कम। सी का 42 है, 3 कम, टोटल कितना? 6 कम। मतलब इस दोनों का मिला के टोटल कितना? एक्चुअल 10 कम है, इसमें कितना? 6 कम है। बी का वजन कैसे निकालेंगे? हम माने थे कि बी का भी वजन कितना होगा? 45। 45 में से -10 और -6 कितना होगा? -16 घटा देंगे। अगर यहाँ पे प्लस में आता तो जोड़ते, माइनस में आ रहा है तो घटा दिए। 45 में से 16 घटाएंगे, क्या होगा? 4 तो 20, 25 4 29। बी का वजन कितना? 29 केजी है। इससे आसान तरीका से आप नहीं कर सकते। आइए क्वेश्चन नंबर 21, बताइए आंसर क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 15:14 है। सिमिलर ट्रायंगल है और दोनों के साइड का रेशियो दिया है। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए क्या होगा। अगर दो ट्रायंगल है, अगर वो सिमिलर है, अगर उसका साइड का रेशियो दिया है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? उस साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 15 का 225, 14 का 196। बस करिए क्वेश्चन नंबर 22। ऋषि के पास 1612 रुपया है। उन्होंने इसे अपने बेटों सान और पीयूष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि सान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई। ऋषि ने सान को कितनी राशि दी थी, यह बताना है। बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले 8% का आपको फ्रैक्शन बताना है। 4% का 1/25, तो 8% का कितना? 2/25। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 25 होगा तो 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 2700 हो जाएगा।
यही हुआ 25 पे 2 का 27 हो गया 1 साल के बाद, बोलेंगे हाँ। अब देखो दिया गया सान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होता है। इस दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 साल का अंतर है। तो हम इसी से प्रिंसिपल का अनुपात निकाल सकते हैं। 1 साल का अंतर है तो इसका पावर 1 कर दो और इसका पावर 1 कर दो, मतलब प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? 25 टू द पावर 1 27 टू द पावर 1 के अनुपात में मिला होगा। अब हमें यह देखना है कि सान को ज्यादा मिला है या पीयूष को ज्यादा मिला है। कैसे डिसाइड करेंगे? देखो हमेशा सोचो, जिसको कम समय के लिए पैसा दिया होगा उसको ज्यादा प्रिंसिपल मिला होगा। सान को 19 साल के लिए दिया गया है, इसलिए सान को ज्यादा प्रिंसिपल दिया गया, मतलब ये सान हो गया, ये पीयूष हो गया। यहां तक समझ में आ गया? तो अब तो बहुत आसान है। टोटल प्रिंसिपल कितना है? 25 27 52। 52 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया? टोटल प्रिंसिपल कितना था? 1612। 1612 52 का कितना गुना? काटेंगे तो 5 3 15 1508, लगभग यूनिट डिजिट पे 2 है, 1508 पहुंच गए। ये इसका 31 गुना। हमें तो सान का बताना है तो 27 का भी 31 गुना। 27 गुने 1 27, 7 होगा, 2 बचेगा, 27 3 81, 81 और 2 83। सान को कितना प्रिंसिपल मिला होगा? 837 रुपया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत आसान था। अगर यहीं पे 2 वर्ष का गैप होता तो हम स्क्वायर कर देते, 3 वर्ष का गैप होता तो क्यूब कर देते। आइए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अंक दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, एवरेज हम कैसे निकालेंगे? बोलेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं? बोलो तो, बोलोगे एवरेज बराबर 91 विद्यार्थियों को 14 अंक मिला है तो 14 गुने 91 प्लस 26 गुने 78 प्लस 44 गुने 95 प्लस 61 गुने 36 प्लस 84 गुने 98 डिवाइडेड बाय टोटल विद्यार्थियों की संख्या। यही करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर जब आप ऑप्शन पे ध्यान दोगे तो देखोगे हर जगह पे यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। जब हम 14 गुने 91 करेंगे, मतलब कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 गुने 1 4 जमा 8 6 48 8 आएगा, जमा 5 चौक 20 यूनिट डिजिट पे 0, 6 गुने 1 6 8 चौक 32 यूनिट डिजिट पे 2 डिवाइडेड बाय, इस सबको जोड़ना पड़ेगा तो यूनिट डिजिट ले लेते हैं। 8 1 9 9 5 14 14 6 20 20 और 8 8 28 यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। 8 1 9 9 5 14 14 6 20 20 8 28 यूनिट डिजिट पे 8 आया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 8 4 12 12 6 18 2 20, मतलब कि कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। नीचे में पीछे कोई भी संख्या हो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। अब बताओ कि एवरेज में जब हम इससे गुना करें, कोई भी संख्या हो यूनिट डिजिट पे 8 होगा तो क्या वैल्यू आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो एवरेज क्या रखें? अगर हम 59 रखें तो यूनिट डिजिट पे 9 है, 9 गुने 8 72, यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए, ये नहीं होगा। 8 चौक 32 यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है जबकि हमें 0 चाहिए। 9 8 5 40 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 0 है, ये हो सकता है। 8 6 48 यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो आप इसे यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। अगर आप पूरा गुना करने गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस कंडीशन में आप इस क्वेश्चन को स्किप करना अगर आपको गुना करना पड़ रहा है तो, क्योंकि इसमें जितना टाइम लगाएगा उतने टाइम में आप 5-6 क्वेश्चन
दूसरा कर लेंगे जीएस का, लगभग आप 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप यहां तक वीडियो देखे हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में जरूर बताना, इससे हमें यह पता चलेगा कि आप लोग यहां तक वीडियो देखे हो। और अगर यहां तक वीडियो देखे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर। दिया गया है द मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा आर 36.3 एंड इतना रिस्पेक्टिवली, मतलब मॉड कितना है 36.3 एंड मीडियन है 62 रिस्पेक्टिवली दिया गया। व्हाट इज द मीन ऑफ द डाटा, यूज एम्पेरिकल फार्मूला। बार बार पढ़ाए हुए हैं कि ये फार्मूला बेस, आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। आपको पता है इसमें कि मॉड, मीडियन और मीन के बारे में है। थोड़ा सा अगर आपको याद रहेगा तो आप बोलोगे मॉड बराबर मीडियन और मीन में किसमें सबसे ज्यादा लेटर है, तो आप बोलोगे मीडियन में। तो पहले मीडियन लिखो, क्या लिखोगे, मीडियन लिखोगे। मॉड लिख लिया, मीडियन लिख लिया, अब क्या बच्चा, मीन, मीन लिख लिया। मीडियन में टोटल कितना लेटर है, 6 लेटर है, 6 का आधा 3, यहां 3 से गुना कर देंगे। मीन में 4 लेटर है, 4 का आधा 2, 2 से कर देंगे। बड़का में से छोटका घटा देंगे, बस यही फॉर्मूला होता है। अब तो बस आपको पुट करना है। मॉड कितना दिया गया है 36.3 बराबर 3 इंटू मीडियन कितना है 62 माइनस 2 इंटू मीन mn। 2 से अगर काट दिए तो 2 से ये कटेगा, ये कितनी बार में 31 बार में, ये कितनी बार में कटेगा 18.15 कटेगा। तो मीन बराबर क्या होगा 31 दिया 93 माइनस 18.15। 93 में से ये घटाएंगे, इससे अच्छा है कि हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट लास्ट का 2 डिजिट अलग अलग है, तो मतलब कि क्या होगा दशमलव के बाद 85 आएगा। और एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी लगा लेंगे। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम के प्रेशर में 93 में से 18.15 घटाना थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। बाकी जिनको करना है कर लेंगे, 18 घटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें से 0.15 घटा देंगे, क्या आएगा 74.85। हम क्या करते हैं 93 में से पहले 20 घटा देते हैं, 20 घटा देते हैं तो आना चाहिए था 73, लेकिन 2 ज्यादा घटा रहे हैं तो 75, और 75 में से 0.15 घटा देते हैं तो 74 प्लस 1 में से 0.15 घटाते तो क्या आता 74.85 आता। ये मौखिक कर लेते हैं। तो चलिए, आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अपना अपना स्कोर भी कमेंट में करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। अभी ना रील्स पे ध्यान दो, ना यूट्यूब के अननेसेसरी वीडियो पे ध्यान दो। चलो नमस्कार।